हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैक बोर्ड ने क्लास 9th का मॉडल सेट जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें से मैंने मैथ के मॉडल सेट का सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था और उसकी 2 वीडियोज़ मैंने बनाई थी। और इस वीडियो में मैं जो साइंस का आपका मॉडल सेट है क्लास 9th का, उसके बारे में बात करूंगा और उसके सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे उसको हम हल करेंगे और उनके आंसर्स क्या होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में बताया, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी राशि है जो कि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो सदिश में दिशा होती है और अदिश में दिशा नहीं होती है। तो यहाँ हम अगर देखेंगे तो विस्थापन, तो बिल्कुल विस्थापन एक सदिश राशि है। भार, भार जो है, भार क्या है? भार एक बल है और बल जो है वह सदिश राशि है। भार वह बल होता है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो भार जो है वो आपका सदिश हो जाएगा। उसके बाद त्वरण, तो त्वरण जो है ये भी से एक सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है, चाल स्पीड आपका सदिश राशि नहीं है। वेग जो है, वेग ये आपका सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है ये सदिश राशि नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये सही होगा। बाकी सारे ऑप्शंस गलत होंगे, क्योंकि चाल जो है वो एक अदिश राशि है और यहाँ पर बाकी जो सारे ऑप्शन है ये सदिश है। अगला क्वेश्चन है, अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। तो अगर कोई वस्तु अचर चाल से गतिशील है, यानी कांस्टेंट स्पीड से गतिशील है, यानी कि उसकी चाल जो है वो एक समान है, तो एक समान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा? एक समान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर वह यंत्र होता है जो किसी भी गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापता है, किसी भी वाहन द्वारा चली गई दूरी मापता है। स्पीडोमीटर है वो आपका चाल मापता है और ओडोमीटर जो है ये आपका दूरी मापता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन जो है यह बल का मात्रक है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। और आइए देख लेते हैं इन सब का मात्रक क्या होता है। तो कार्य जो है, कार्य का जो मात्रक होता है ये आपका होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। त्वरण जो है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और वेग यानी वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो न्यूटन जो है ये बल का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो यहाँ कार्य का आपको सूत्र लिखा है, तो कौन सा कार्य का सूत्र जो है वो सही होगा? तो कार्य का जो सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। W बराबर F/S। F/S, तो ये कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगे। तो वायु में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति n, तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा तरंग की चाल भी दी जाती है संबंध। तो अगर हमें आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और तरंग की चाल पता है तो इनके बीच संबंध क्या होगा? तो इनके बीच संबंध होता है भी इक्वल टू एन लेमडा। तो भी जो होता है वो एन इंटू लेमडा के बराबर होता है। तो तरंग की चाल जो होती है वो आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर
1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि का परास होता है। तो श्रव्य ध्वनि का जो परास होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होगा ये होगा आपका श्रव्य ध्वनि का परास, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 6 गुना 10 के घातांक 24 किलोग्राम। तो ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 6.0 गुना 10 का घातांक 24 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी के बालक का भार क्या होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो हो जाता है 0, क्योंकि पृथ्वी सभी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है और इसी कारण किसी भी वस्तु में भार होता है। तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाए तो पृथ्वी उसे खींचेगी नहीं, यानी उसका भार जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब एक राशि है। तो दाब जो है, दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि दाब में जो है वो बस उसका परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती, दाब में दिशा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का गुण होता है। तो जड़त्व का जो गुण होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी, और अगर वो वस्तु गतिशील है तो वो गति में ही रहना चाहेगी। तो जड़त्व का जो गुण होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो कौन सी अवस्था है जिसमें अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी। तो ठोस में क्या होता है, अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, तो उनमें गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। और द्रव में जो है वो अणुओं के बीच रिक्त स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए अणु जो है वो गतिशील रहते हैं। तो इनमें है, तो द्रव में ठोस से थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा होगी और सबसे ज़्यादा ऊर्जा गैस में होगी। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और सबसे कम जो है वो ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री सी तापक्रम बराबर है। हमें यहाँ डिग्री सी को केल्विन में चेंज करना है। तो हमें पता है कि डिग्री सी को केल्विन में चेंज करने के लिए उसमें हम 273 ऐड कर देते हैं, यानी 273 जोड़ देते हैं। तो अगर हम इसमें 273 जोड़ें तो ये बन गया केल्विन में, यानी कि 283 केल्विन होगा। 10 डिग्री सी टेम्परेचर जो होगा वो 283 केल्विन के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रव में कौन अनिश्चित है। तो इनमें से कौन सी भौतिक राशि है जो कि द्रव में अनिश्चित है, हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो द्रव का घनत्व जो होता है वो तो निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। तो द्रव का आकार अनिश्चित है, घनत्व निश्चित है, आयतन भी द्रव का निश्चित होता है, और द्रव्यमान भी द्रव का निश्चित होता है। लेकिन आकार जो होता है द्रव का वो अनिश्चित होता है, उसे हम जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो जल के एक अणु की अगर हम बात करें तो जल का पहले आणविक सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो जल का आणविक सूत्र होता है H2O, यानी इसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। तो इसके एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो इसके अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात निकालें तो 2 गुना हाइड्रोजन का भार बटा ऑक्सीजन का भार, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है तो 1 गुना ऑक्सीजन का भार। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का भार होता है 16। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2/16। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, ये 8 बार में कैंसिल हो जा रहा है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि 1:8 जो होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का भार का अनुपात होता है। तो एक अणु में, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात 1:8 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें सबसे पहले उस तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हमें पता है कि 17 होता है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक अगर 17 होता है तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे
तो सबसे पहले कक्ष में हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं। तो अंतिम कक्ष में, बाहरी कक्ष में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 2 8 7। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में जो है न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। भौतिक गुण के समान नहीं होते हैं, भौतिक गुण समान नहीं होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं। रासायनिक गुण जो है वो समान होते हैं। अगला है, परमाणु संख्या समान होती है। समस्थानिक में परमाणु संख्या जो है वो समान होती है, और संभारिक में जो है वो द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो परमाणु संख्या जो है वो समान होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है, इसीलिए वे समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो हमें पता है कि परमाणु द्रव्यमान हम किसे कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ये जो होता है ये आपका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान 18 न्यूट्रॉन है इसमें, और 17 प्रोटॉन है। तो अगर हम 18 और 17 को जोड़ दें, 18 और 17 को जोड़ दें तो हमें मिलता है 35। तो उसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो होगा 35। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता है, और इसीलिए हाइड्रोजन के परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है। तो द्रव्यमान संख्या जो है वो हाइड्रोजन के परमाणु की 1 होती है, क्योंकि इसमें बस 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो जो केनाल किरणें हैं, केनाल रेज, वो प्रोटॉन की किरण पुंज है। तो प्रोटॉन बीम होती है वो केनाल रेज। अगला क्वेश्चन है, अतिचारण का संबंध है। तो अतिचारण का जो संबंध है वो मृदा अपरदन से है। अतिचारण जो है वो मृदा अपरदन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है। तो पृथ्वी की जो सतह है उसका 70% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का 70% जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का क्या मान है। एवोगाड्रो नंबर जो है उसका वैल्यू क्या होता है। तो एवोगाड्रो संख्या जो है उसका मान होता है 6.022 गुना 10 का घातांक 23। तो ये उसका सही मान होता है 6.022 गुना 10 का घातांक 23, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो होता है ये उसका सही मान होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र जो है ये मैंने पहली वीडियो में बताया था। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। H2O होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो 18 होता है। और पहली वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो भार का अनुपात होता है वो 1:8 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जो कि है H2O। अगला क्वेश्चन है, पेचिस का रोग कारक जीव है। पेचिस का जो रोग कारक जीव है वो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो पेचिस का रोग कारक जीव है बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, एक संक्रामक रोग है, इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि संक्रामक रोग है। तो हृदय रोग संक्रामक रोग नहीं है, कैंसर भी संक्रामक रोग नहीं है, और कुष्ठ रोग भी संक्रामक रोग नहीं है। लेकिन जो हैजा है ये एक संक्रामक रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो संक्रामक रोग उसे कहते हैं जो किसी भी माध्यम द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, तो उस रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या का थैला कहलाता है। आत्महत्या का थैला यानी सुसाइडल बैग किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम को जो है ये सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या का थैला कहते हैं, क्योंकि अगर ये फट जाए तो ये हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इसीलिए आत्महत्या का थैला लाइसोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसका अधिकतम आवर्धन होता है 1000x। तो 1000 गुना वो आवर्धित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज। तो कोशिका का जो बिजली घर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि यहीं से जो है वो कोशिका को ऊर्जा की सप्लाई होती है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि कोशिका का जो बिजली घर है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट सेल इज। तो पादप कोशिका का रसोई घर जो है वो हरित लवक को कहते हैं। तो हरित लवक जो है यानी क्लोरोप्लास्ट, इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया था? तो पुरकिंजे जो है, पुरकिंजे, इसी ने जीव द्रव्य का नामांकन सर्वप्रथम किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो शीर्षस्थ विभज्योत्तक जो होता है इसके कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। तो ट्रैकिड्स जो है इनमें से किस में पाए जाते हैं? तो ट्रैकिड्स जो है, ट्रैकिड्स जाइलम में पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स जो है वो जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं। तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में जो है वो आंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं? तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये संवहन उत्तक हैं, पौधों में संवहन का कार्य करते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो है यह संवहन उत्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, रंध्र के क्या कार्य हैं? तो पौधों में जो रंध्र होते हैं, पौधों की पत्तियों में जो छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। तो ये जो रंध्र है ये क्या कार्य करते हैं? ये पौधों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन का भी कार्य करते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन ये दोनों कार्य जो हैं वो पत्तियों में उपस्थित रंध्र द्वारा किए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 जो होगा ये सही होगा, जहाँ लिखा है ए और बी दोनों, यानी रंध्र जो है वो गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं और वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। तो हमारे शरीर में जो वसा होता है वह किस उत्तक में संचयित होता है? तो हमारे शरीर में जो वसा का संचय होता है वह वसीय उत्तक में होता है। तो वसीय उत्तक वह उत्तक है जो जहाँ पे हमारे शरीर में वसा का संचय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ही जो आपका 9th का मॉडल सेट 2 का साइंस का जो सेट था वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 40 तक के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको डिटेल में बताया है, और मैंने क्लास 9th का जो मैथ का मॉडल सेट है उसको भी सॉल्व किया हुआ है। तो इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।